आज है 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट के बेंचमार्क इंडिसेस लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए और साल 2025 का अंत नेगेटिव नोट पर हुआ। आमतौर पर साल के आखिरी दिनों में जो सेंटा रैली देखने को मिलती है, इस बार वो पूरी तरह गायब रही, जिससे इन्वेस्टर्स में थोड़ी निराशा देखने को मिली। डाउ जोन्स आज 300 पॉइंट से ज्यादा टूटकर दिन के लोएस्ट लेवल पर बंद हुआ, जबकि S&P 500 और नैस्डैक दोनों में 0.7% से ज्यादा की गिरावट रही। लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद भी डाउ जोन्स ने पूरे साल में 13.3% का रिटर्न दिया। S&P 500 ने 2025 का साल 16.6% की बढ़त के साथ खत्म किया, जबकि AI स्टॉक्स की मजबूत रैली की वजह से नैस्डैक सबसे आगे रहा। नैस्डैक ने पूरे साल करीब 20.5% का शानदार गेन दिया और बाकी इंडिसेस को आउट परफॉर्म किया। वॉल स्ट्रीट के इंडिसेस ने लगातार तीसरे साल डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं, जिसे मार्केट लैंग्वेज में ट्रिपल पीट कहा जा रहा है। ऐसा परफॉर्मेंस आखिरी बार 2021 के आसपास देखने को मिला था, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस मिला है। मैक्रो डेटा की बात करें तो यूएस जॉब क्लेम्स में बड़ी राहत देखने को मिली है। पिछले हफ्ते की तुलना में क्लेम्स 16,000 घटकर 1,99,000 पर आ गई, जो एनालिस्ट एस्टिमेट से भी काफी कम है और यूएस जॉब मार्केट की मजबूती दिखाती है। गोल्ड और सिल्वर में साल के आखिर दिन हैवी सेलिंग देखने को मिली। हालांकि इसके बावजूद 2025 इन दोनों मेटल्स के लिए 1970s के बाद का सबसे अच्छा साल रहा। गोल्ड की कीमत $4,400 पर आउंस से नीचे आ गई है, जबकि सिल्वर $84 के हाई से फिसलकर करीब $70 के आसपास आ गया है। बीस्पोक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने नए साल के पहले ट्रेडिंग डे को लेकर कॉशन दी है। उनका कहना है कि पिछले 3 सालों से ईयर के पहले दिन मार्केट नेगेटिव बंद हुआ है और 1953 से अब तक S&P 500 औसतन पहले दिन 0.3% गिरता रहा है। 2026 के लिए S&P 500 के टारगेट्स काफी वाइड रेंज में बताए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स इंडेक्स को 7,000 तक नीचे जाते देख रहे हैं, तो वहीं ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स 8,100 तक की बात कर रहे हैं, जिससे वॉलेटिलिटी बने रहने के संकेत मिलते हैं। अदर एसेट क्लासेस की बात करें तो यूएस ट्रेजरीज ने 2020 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग साल दिया है, जबकि यूएस डॉलर ने 2017 के बाद का सबसे कमजोर साल देखा। करेंसी मार्केट में डॉलर की कमजोरी ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा बनी रही। बिटकॉइन के लिए 2025 थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, क्योंकि पिछले 3 सालों में ये पहली बार एनुअल लॉस में बंद हुआ। अक्टूबर के बाद आई हैवी सेलिंग ने क्रिप्टो मार्केट पर दबाव बनाए रखा। कॉपर ने 2009 के बाद का अपना सबसे अच्छा साल दर्ज किया, जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डिमांड की मजबूती को दिखाता है। वहीं ऑयल प्राइसेस ने 2020 के बाद का सबसे खराब साल देखा, जिससे एनर्जी सेक्टर में मिक्स्ड सिग्नल्स मिले। इन्फोसिस ADR में हल्की कमजोरी देखने को मिली और शेयर करीब 1.22% गिरकर 17.82 के आसपास ट्रेड करता दिखा। विप्रो ADR भी लाल निशान में बंद हुआ और करीब 0.70% की गिरावट के साथ 2.84 के आसपास रहा। ICICI बैंक ADR में ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा और शेयर लगभग फ्लैट ट्रेंड के साथ 0.17% की मामूली गिरावट पर बंद हुआ। HDFC बैंक ADR आज ग्रीन में नजर आया और करीब 0.27% की बढ़त के साथ 36.54 पर बंद हुआ। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ADR में बहुत हल्की गिरावट देखने को मिली और शेयर करीब 0.14% नीचे रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR ने पॉजिटिव सरप्राइज दिया और करीब 1.37% की तेजी के साथ 59.20 पर बंद हुआ। मेक माई ट्रिप ADR लगभग फ्लैट रहने के बाद हल्की गिरावट के साथ 82.12 पर ट्रेड करता दिखा। यात्रा ऑनलाइन ADR में भी हल्की कमजोरी रही और शेयर करीब 0.56% गिरकर 1.78 के आसपास रहा। निफ्टी ने साल के आखिरी ट्रेडिंग डे पर अच्छी मजबूती दिखाई और पूरे साल की गेन में करीब 0.70% और जोड़ दिया। डेली चार्ट पर पहले डोजी बना और उसके बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखी, जो इस बात का संकेत है कि मार्केट में आगे भी तेजी की संभावना बनी हुई है। इंडेक्स ने दोबारा 21 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। हालांकि ट्रेंड अभी पूरी तरह बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरह क्लियर ब्रेकआउट आने से पहले रिकवरी फेज आगे भी जारी रह सकता है।
टेक्निकल व्यू से देखा जाए तो निफ्टी ऊपर की तरफ 26,315 के लेवल तक जा सकता है, नीचे की तरफ 26,100 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जहां से बायर्स दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। टर्नओवर के हिसाब से बीएसई पर हिंदुस्तान कॉपर, वोडाफोन आइडिया, एचईजी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एचएफसीएल, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स में रहे। एनएसई पर वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया सबसे आगे रहा, जहां 214 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए। इसके अलावा एचएफसीएल, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, येस बैंक, आईएफसीआई और टाटा स्टील में भी भारी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिली। मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट ग्राफाइट इंडिया, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, एमआरपीएल, एचएफसीएल, एचपीसीएल, दीपक फर्टिलाइजर्स और पीसीबीएल केमिकल जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। इन शेयर्स में डिमांड दिखी, जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम का संकेत हो सकता है। कल एफआईआई ने कैश सेगमेंट में लगभग 483.50 करोड़ रुपए की खरीदारी के साथ साल का अंत किया। डीआईआई ने पूरे बाजार को मजबूती दी और करीब 6,759.60 करोड़ रुपए की जोरदार खरीदारी की। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने बताया है कि उसने वोडाफोन ग्रुप प्रमोटर्स के साथ अपने पुराने समझौते में बदलाव किया है, ताकि 2017 के मर्जर से जुड़ी लायबिलिटीज के बदले 5,836 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा सके। इस रकम में से 2,307 करोड़ रुपए अगले 12 महीनों में कैश के रूप में मिलेंगे, जिससे कंपनी की लिक्विडिटी को थोड़ी राहत मिल सकती है। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने अपनी फ्लीट को मजबूत करने के लिए एक सेकेंड हैंड मीडियम रेंज टैंकर खरीदने का ऐलान किया है। ये 2013 में साउथ कोरिया में बना जहाज 2026 की चौथी तिमाही में फ्लीट में शामिल होगा और पूरी खरीद इंटरनल अक्रूवल से की जा रही है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को देश के भीतर 220.31 करोड़ रुपए के 3 नए ऑर्डर मिले हैं। इसमें कैनरा बैंक का बेंगलुरु हेड ऑफिस प्रोजेक्ट और नवोदया विद्यालय समिति के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम शामिल हैं। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ने जानकारी दी है कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर उनसू किम ने इस्तीफा दे दिया है। वो साउथ कोरिया में Hyundai मोटर कंपनी में एक स्ट्रेटेजिक रोल संभालने जा रहे हैं। एनसीसी लिमिटेड ने दिसंबर महीने में 1,237.24 करोड़ रुपए के 4 नए ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। इनमें बिल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों सेगमेंट का योगदान शामिल है। बड़े ऑर्डर फ्लो की वजह से शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस की यूनिट ब्लू डार्ट एविएशन को जीएसटी मामले में बड़ी राहत मिली है। 420.79 करोड़ रुपए की प्रपोज डिमांड में से जांच के बाद सिर्फ 64.98 लाख रुपए की ही पुष्टि हुई है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2026 के पहले 9 महीनों में 1.39 लाख करोड़ रुपए के लोन सैंक्शंस दर्ज किए हैं। साथ ही अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 41,346 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन डिसबर्समेंट भी किया गया है। आरबीएल बैंक ने बताया है कि फॉरेन शेयर होल्डिंग को 24% तक अस्थायी रूप से सीमित करने की उसकी मांग मौजूदा नियमों के तहत स्वीकार नहीं हुई है। एमिरेट्स एनबीडी बैंक से जुड़ा निवेश प्रस्ताव अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स पर निर्भर है। रेडिंगटन लिमिटेड को गुरुग्राम सीजीएसटी अथॉरिटी से 148.33 करोड़ रुपए की जीएसटी डिमांड मिली है, जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी शामिल है। ये मामला FY19 से FY22 के इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ा है। इंडियन बैंक ने अपने लोन रेट्स में कटौती का ऐलान किया है, जिसमें MCLR, ट्रेजरी बिल लिंक्ड रेट्स, बेस रेट और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट शामिल है। इससे नए और मौजूदा बोरोअर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। बर्जर पेंट्स में प्रमोटर यूके पेंट्स ने 14.48% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे कुल प्रमोटर होल्डिंग बढ़कर 64.57% हो गई है। कैनरा बैंक ने बताया है कि हरदीप सिंह आहलूवालिया 1 जनवरी से 3 महीने के लिए एमडी और आरसीओ का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। श्लोका डाइज और वेकफिट इनोवेशंस दोनों ने अपने सीएफओ के इस्तीफे की जानकारी दी है। श्लोका डाइज ने नए सीएफओ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जबकि वेकफिट अभी नए उम्मीदवार की तलाश कर रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में कल अच्छी तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने अपने 1:5 स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 14 जनवरी तय कर दी है। इसका मतलब है कि अगर किसी निवेशक के पास 13 जनवरी या उससे पहले शेयर होंगे और 14 जनवरी तक होल्ड करेगा तो उसे स्प्लिट का फायदा मिलेगा।
भारत फोर्ज लिमिटेड के शेयर में कल हल्की तेजी रही और शेयर करीब 1470 रुपए पर बंद हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लगभग 466 करोड़ रुपए का ऑर्डर कुछ कंपनियों को मिला है, जिसमें कार्बाइन्स और कॉपीडोज शामिल हैं। अडानी एनर्जी के शेयर कल करीब 2962 रुपए पर बंद हुए और हल्की गिरावट रही। कंपनी को 1500 मेगावाट यानी लगभग 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव खबर है। रेलवे सेक्टर पर आने वाले समय में खास नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि बजट से पहले ये सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। IRFC, RVNL और आरकॉन जैसे रेलवे PSU स्टॉक्स में डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ता दिख रहा है, जो आने वाले मूवमेंट का संकेत हो सकता है। IRFC और RVNL जैसे स्टॉक्स में कल ज्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं था, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम में साफ स्पाइक दिखा है। न्यू ईयर, न्यू मंथ और बजट से पहले रेलवे सेक्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहां से अचानक मोमेंटम बन सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर कल 4386 रुपए पर बंद हुए और अब 4500 रुपए का लेवल पार करना अगला बड़ा चैलेंज है। डिफेंस सेक्टर में डिमांड काफी स्ट्रांग है और कंपनी के ऑर्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म स्टोरी मजबूत बनी हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स के लिए अपने इंजन डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रही है, ताकि फॉरेन डिपेंडेंसी कम की जा सके। शॉर्ट टर्म में 4500 और लॉन्ग टर्म में 5000 रुपए का लेवल इस शेयर के लिए काफी अहम माना जा रहा है।